मेवाड़ विश्व की सबसे प्राचीनतम रियासत जिसने सबसे लंबे समय तक एक ही भूभाग पर शासन किया था। मेवाड़ भारत की या राजस्थान की नहीं कह रहा हूं, फिर ध्यान देना। विश्व की सबसे प्राचीनतम रियासत जिसने सबसे लंबे समय तक एक ही भूभाग पर शासन किया था, कौन सी? मेवाड़। जब मिडाइवल पढ़ेंगे तो चीजें और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगी रियासतों वाली। लिख लेते हैं एक बार। अच्छा, पहले रिवीजन कर लेते हैं। अपन कल पढ़ रहे थे नसीराबाद छावनी के लास्ट की कुछ एक दो बातें। तो मैंने बताया होगा शायद कि क्रांतिकारी नसीराबाद छावनी से 30 मई को 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को भी अपने साथ मिला लेते। यहाँ से दिल्ली की तरफ चले गए थे। कैप्टन हिथकोट ने पीछा करने का प्रयास किया था लेकिन असफल रहे थे। मेजर प्रिचार्ड एक किताब लिखता है म्यूटनिंग इन राजपुताना। फिर मैंने आपको बताया था नीमच का विद्रोह। तो मैंने कहा था कि 2 जून को कर्नल एबोट ने भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के प्रति वफादारी की शपथ दिलाई थी, जिसमें मोहम्मद अली बेग ने शपथ लेने से मना कर दिया था। मैंने कहा था 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति हुई थी, एक सार्जेंट और उसके परिवार की हत्या कर दी थी। फिर हम आगे बढ़े और हमने पढ़ा था कि क्रांतिकारी यहाँ से शाहपुरा पहुंचे थे। शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने उनका स्वागत किया था। मैंने आपको बताया था कि क्रांतिकारियों का निम्बाहड़ा में जन स्वागत हुआ था। 5 जून को देवड़ी पहुंचे थे। देवड़ी छावनी की महिदपुर टुकड़ी क्रांति में शामिल हो गई थी और क्रांतिकारी दिल्ली की तरफ चले गए थे। ऐसे में देवड़ी छावनी में जहाजपुर के 400 मीणा सैनिकों को भर्ती किया गया था। उसका नाम मीणा बटालियन रख दिया था और कालांतर में इसी का नाम बदलकर मीणा कॉर्प्स कर दिया गया था। फिर मैंने आपको बताया था कि 40 अंग्रेज परिवार यहाँ से निकलकर डूंगड़ा में रुगाराम जी के पास शरण लेते हैं। 2 डॉक्टर मूरे और डॉक्टर केसुंदा में रामजी पटेल के पास शरण लेते हैं। मैंने आपको बताया कि सोवर्स बख्सिंग बेदला और अर्जुन सिंह साहिवाल के साथ नीमच पहुंचा था, उनको वहां छोड़ दिया था और खुद उन अंग्रेज परिवारों को उदयपुर पहुंचाता है। उदयपुर में मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह थे जिन्होंने इन्हें जगमंदिर के मेलों में शरण दी थी और उन्होंने अपने सिक्कों पर दोस्ती लंदन लिखवाया था। फिर हम आगे बढ़े, हमने एरीनपुरा का विद्रोह पढ़ा। तो मैंने कहा था कि 21 अगस्त को एरीनपुरा छावनी के 90 पूर्वीय सैनिकों ने आबू में सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट जेडी हॉल के बंगले में आग लगा दी थी, जिसके अंदर पैट्रिक लॉरेंस का बेटा अलेक्जेंडर लॉरेंस घायल हो गया था। 23 तारीख को एरीनपुरा पहुंचे थे, अपने बाकी साथियों को साथ लिया था और दिल्ली की तरफ चले गए थे। रास्ते में मारो फिरंगी दिल्ली चलो का नारा दिया था और व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो शिवनाथ सिंह आसोप का नारा था। मैंने आपको बताया था कि रास्ते में इनकी मुलाकात कुशाल सिंह चंपावत से होती रही, उनके साथ जुड़ जाते। 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें जोधपुर की सेना लेकर कुशलराज सिंह भी आया था। अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन हिथकोट आया था और सामने कुशाल सिंह चंपावत लड़े थे। कुशाल सिंह चंपावत जीत गए थे। इस युद्ध में जोधपुर का किलेदार मारा गया था जिसका नाम था ओनाड सिंह पंवार। 10 दिन बाद दूसरा युद्ध हुआ, चेलावास का युद्ध। 18 सितंबर 1857 को अंग्रेजों की तरफ से जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और जोधपुर की सेना लेकर मैकमेशन गया था, जो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। सामने कुशाल सिंह चंपावत लड़े थे। कुशाल सिंह चंपावत जीत गए थे और मैंने आपको बताया था कि मैकमेशन का सर काटकर इन्होंने अहुआ के किले पर टांग दिया था। इस युद्ध को अपने काले गोरों का युद्ध कहा जाता है। फिर हमने आगे पढ़ा होगा अहुआ का युद्ध। अच्छा, यहीं तक पढ़ा था शायद, है ना? अहुआ वाला नहीं पढ़ा था। लिखिएगा, हेडिंग डाल रखी है आपने, एरीनपुरा का विद्रोह। देखो, जिस किसी विद्यार्थी को क्वालिफिकेशन को लेकर दिक्कत आ रही है, ऑनलाइन वाले रोज कमेंट करते हैं मैं पेपर दे सकता हूं क्या, मैं पेपर दे सकता हूं। जिस दिन भी आपका पेपर होता है उस दिन उस पेपर की सारी क्वालिफिकेशंस आपकी पूरी होनी चाहिए, चाहे आपकी बीएड है चाहे आपकी बीएसटीसी है, तब ही आप उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल हो। आगे बात समझ में? ये राजस्थान की सभी भर्तियों पे लागू होता है। जैसे किसी का पेपर परसों है
तो परसों तक उस पेपर में जितनी क्वालिफिकेशंस मांगी गई है वो डिग्रियां आपकी उस डेट से पहले पहले पूरी होनी चाहिए। क्लियर? आज के बाद अब मत पूछना फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, वो तुम तुम्हारे हिसाब से देख लेना। लिखिएगा, 21 अगस्त 1857 को एरीनपुरा छावनी के नब्बे पूर्बिया सैनिकों ने माउंट आबू में सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट जेडी हॉल के बंगले पर आग लगा दी। जेडी हॉल के बंगले में आग लगा दी। जेडी हॉल के बंगले में आग लगा दी, जिसमें एजीजी का पुत्र जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस घायल हो गया था। सॉरी, एजीजी का पुत्र अलेक्जेंडर लॉरेंस घायल हो गया था। अलेक्जेंडर लॉरेंस घायल हो गया। एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर बहुत सारे से पेपर लीक होते हैं, हम मेहनत भी करते हैं, हमारा मनोबल टूट जाता है। तो देखो, नहीं करना चाहता है ना, उसके लिए बेटा खूब बहाने होते हैं। कोई कहेगा कोचिंग में सही नहीं पढ़ाया, कोई कहेगा हिंदी सही नहीं पढ़ाई, तो कोई कहेगा शिक्षण विधियां सही नहीं पढ़ाई। लगने वाला व्यक्ति अपने इर्द गिर्द का ही होता है। दूसरी बात, कितना भी कुछ भी हो जाए, क्या सारे के सारे ही फर्जी लग जाते हैं? ऐसा तो नहीं है। हमेशा मन में यह मान के चलिए कि वैकेंसी कितनी भी छोटी हो, कितनी भी बड़ी हो, आपको लगने के लिए एक सीट चाहिए होती। और कट ऑफ हमेशा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या ही होती है। पढ़ने वालों का दिमाग उतना ही है, पद चाहे कितने भी होंगे, कट ऑफ लगभग वही रहेगी। और लगने वाला आदमी सिंगल पोस्ट भी आएगी तो जो डिजर्व करता है वो लग जाएगा। रही बात पेपर आउट की, तो पेपर आउट का जिम्मेदार आप हैं और कोई नहीं है। ना तो सरकार इसे रोक सकती है, ना कोई भी नेता इसे रोक सकता है, ना कोई भी इंस्टीट्यूट इसे रोक सकता है। पेपर आउट को सिर्फ आप रोक सकते हो। कारण यह है बेटा कि चाहिए सबको, दिक्कत उसको है जिसके हाथ नहीं लगता है। आज तुम में से किसी के भी जुगाड़ बैठ जाए तो सब लेने को तैयार हो। चू चू इसलिए करते हो कि तुम्हारी औकात नहीं है वहां तक पहुंचने की। सीधी बात है बेटा, नैतिकता खुद के अंदर होती है। मैं कहूं जिस दिन लोग खरीदना ही बंद कर देंगे उस दिन आउट करने वाला क्यों करेगा? है? जिस दिन बाजार में कोई खरीदार ही नहीं होगा उस दिन आउट करने वाला कर क्या लेगा? मुझे बहुत सारी बातें अच्छी लगती है आरपीएससी की। पहले तो एक मूर्खतापूर्ण डिसीजन लिया था कि 5वां गोला आएगा। उससे क्या होगा सर? कि 5वां गोला भरना अनिवार्य है। क्यों? बोले लोग अंदर ओएमआर चेंज कर देते हैं, गोले बाद में भर देते हैं। जिस आदमी की इतनी औकात है जो आरपीएससी और बोर्ड में जाकर गोले बाद में भर सकता है, वो क्या 5वां गोला भरी हुई ओएमआर चेंज नहीं कर सकता है? भाई जो आदमी अंदर जाके पेपर होने के बाद गोला भरने तक की पहुंच रखता है, वो फिर 5वां गोला भरा हुआ पाना भी तो चेंज कर ही सकता है। इतना जुगाड़ तो उसका वो भी रहा होगा। पर मुझे लेटेस्ट में बहुत अच्छी बात लगती है कि आरपीएससी ने जो जीके का पैटर्न बदल दिया। अब आपको जीके के सवाल
गूगल या किसी किताब में लाइन टू लाइन नहीं मिलते हैं। आप चाहे उस पर्सन को गूगल पे सर्च कर लो तो कोई उत्तर नहीं है, चाहे आप उस पर्सन को किसी गाइड में ढूंढ लो, आपको कहीं पर जवाब नहीं मिलेगा। वही व्यक्ति सोल्व कर सकता है जिसने ढंग से सब्जेक्ट को पढ़ा है। अब जो आउट करने वाले लोग हैं उनके पास इतने इंटेलिजेंट सोलर नहीं होते, उनके पास किताबें होती है, तुम्हारे जैसे स्टूडेंट होते हैं जो उत्तर ढूंढते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा वो गूगल कर लेते हैं। परसों पीटीआई का पेपर हुआ था, तुम्हारे किसी दोस्त ने दिया हो तो देख लेना। उस पेपर की 90% जीके न तो किसी किताब में न किसी गूगल पे जवाब है। कॉमन सेंस है, जिस बच्चे ने ढंग से समझ के पढ़ा है उस बच्चे के पास जवाब है, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा उसके पास जवाब नहीं है। दो ही तरीके हैं बेटा, या तो आरपीएससी पेपर को इतने अच्छे तरीके से डिजाइन करे कि रटने वाली चीजें भी बाहर निकलेगी और किताबों में उत्तर मिलने बंद हो जाएंगे, तो लोग निकाल के भी उत्तर नहीं मिल पाएंगे तो अपने आप ही लकड़ ले लेंगे, क्योंकि निकालने वाला 10वीं पास ही है। और दूसरा, इंडिया का प्राइवेट फील्ड मजबूत होगा तब अपने आप ये चीजें दूर हो जाएगी, वरना जहां ताला बनता है वहां उस ताले की चाबी बनती है। तुम कितने नियम ले आओगे, तोड़ने वाला उसकी व्यवस्था कर लेगा। अगर प्राइवेट फील्ड में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों का सरकारी नौकरी के प्रति क्रेज कम हो जाएगा। जब इंडिया में यूरोप जैसी आर्थिक स्थितियां डेवलप हो जाएगी, अमेरिका जैसा मामला प्राइवेट फील्ड का हो जाएगा, तब सरकारी और प्राइवेट फील्ड बराबर रहेंगे, तब लोगों के प्रति मन में गवर्नमेंट नौकरी की वो छवि समाप्त हो जाएगी। वो छवि समाप्त हो जाएगी तो कोई भी व्यक्ति 14,000 की नौकरी के लिए 20 लाख देने को तैयार नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखो बेटा, बहुत सारी चीजें ये होती है जो कभी कानून से नहीं समाप्त की जाती, वो नैतिकता से समाप्त होती है। बाल विवाह कोई कानूनों से थोड़ी रुका। आपके और मेरे माँ बाप समझदार हो गए बेटा तब रुका, तो हमें खुद को समझदार होना पड़ेगा, चीजें अपने आप बदल जाएगी। बाकी डिमोरलाइज होने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन से हमेशा ये कहिए कि मुझे एक सीट चाहिए। हम जब तैयारी करते थे तो मेरे एक मित्र है, हम जब भी कभी आपस में बात करते थे, यूं बात करते थे ना, कितनी सीट पे वैकेंसी आई, आईपीएस है वो आजकल, तो वो हमेशा कहा करते थे जैसे 837 पोस्ट हैं इस बार, तो वो कहते 836। क्यों 837 थी ना, बोल तुम्हारे लिए उतनी है, एक तो मेरी है, तुम 836 पे लड़ो, एक तो मैं लेके जाऊंगा। हालांकि नहीं, लगने में 2-4 अटेम्प्ट लगे उनको, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस आपका उस तरीके का होना चाहिए। करना है तो फिर जीत तोड़ के करना है कि इस जनवरी तक अपना 100% देंगे, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत लक फैक्टर भी काम करता है। मन में तो या किंतु परंतु नहीं रहना चाहिए, मैं थोड़ो पढ़ तो लाग जातो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना 100% दो, बाकी जो कर रहा है वो करेगा, जो भरेगा वो अलग सी बात है। आपको अपनी सीट मिल जाएगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों में पॉजिटिविटी देख के खुद को मजबूत रखा करो। डिमोरलाइज हो जाते हो, आउट होते कर क्या सकते हैं? फॉर्म भरना बंद नहीं करेंगे, पढ़ना बंद नहीं करेंगे, एग्जाम देना बंद नहीं करेंगे, तो क्या ही चिंता करनी? फिर अपना 100% देना है, जो होगा सो देखा जाएगा, क्या चिंता करनी? लिखिएगा। वो तो हताश हो जाते हो, हिम्मत नहीं रही तुम में। सबसे बड़ा मोटिवेशन अपने घर से है। फसलें खराब हो जाती है तो भी तो पापा वापस बोते हैं ना, हैं? बरसात नहीं हुई, काल पड़ गया, फसल खराब हो गई, तो दूसरी बार नहीं बोते हैं? बोते हैं ना। ज्यादा बारिश हो गई, फसल खराब हो गई, फिर भी तो बोते हैं। पापा ऐसा कहते हैं लाडली बार बढ़ गई यार, अब के और बढ़ गया, अब कौन बो ना। तो अपने पिता अपने लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन। कई बार हारे हैं फिर भी तो खड़े होते हैं, तो क्या चिंता करनी, मस्त रहा करो जीवन में और अपने कर्म की तरफ ध्यान दो, बाकी सब कुछ प्रकृति अपने आप संभाल लेती है। वो शाहरुख खान का ओम शांति ओम वाला डायलॉग हमेशा सुबह याद किया करो कि जब आप किसी भी चीज़ को सारी शिद्दत के साथ चाहते हो तो आपकी कायनात आपको उससे मिलाने का प्रयास करती है। आप जैसी मानसिकता में रहोगे, आपके आसपास की वाइब्स और एनवायरनमेंट वैसा ही बन जाएगा। लिखो।
अलेक्जेंडर लॉरेंस घायल हो गया, यहां तक लिखवा दिया था ना, नई लाइन से लिखो बेटा। 23 अगस्त 1857 को, 23 अगस्त 1857 को एरीनपुरा छावनी के सैनिक दिल्ली की तरफ चले गए, दिल्ली की तरफ चले गए। एरीनपुरा छावनी के सैनिक दिल्ली की तरफ चले गए, नई लाइन से लिखो। सैनिकों ने सैनिकों ने सैनिकों ने मारो फिरंगी दिल्ली चलो का नारा दिया। सैनिकों ने मारो फिरंगी दिल्ली चलो का नारा दिया। मारो फिरंगी दिल्ली चलो का नारा दिया। ब्रैकेट में लिखो बेटा शिवनाथ सिंह आसोप, ब्रैकेट में लिखो शिवनाथ सिंह आसोप। लिखो मुख्य नेता, मुख्य नेता। नाम लिखे हैं मोती खां, तिलक राम, अब्बास अली और शीतल प्रसाद। सर आप PYQ की PDF अवेलेबल करवाओगे क्या? क्यों? मैं क्यों करवाऊंगा? आप अपने किसी भी नजदीकी बुक स्टोर पे जाओ, किसी भी अच्छे पब्लिकेशन की PYQ खरीदो, मेरा नाम ले लेना कि भरत सर ने बोला है और पैसे खुद दे के किताब ले आना, टेंशन नहीं लेना। डिस्काउंट कौन दे? हमारे रिश्तेदार लगेंगे। लिख लिया? सर 40 अंग्रेजों परिवारों की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? हाँ मास्टर भी लिखवाते हैं, किताबों में लिखा होता है गोकुल चंद्र मेहता। क्या नाम लिखा होता है? गोकुल चंद्र मेहता, पर नहीं लिखना है। ऐसे सवाल कभी एग्जाम में नहीं बनते कि उन अंग्रेज परिवारों को किसकी जिम्मेदारी में रखा। तो कोई ये भी तो पूछ सकता है कौन लेके आया, फिर कोई ये भी तो पूछ सकता है कुल कितने आदमी तेरे का लिया, है ना। ऐसे तो फिर सवाल बनाने पे आ जाए तो कोई प्रताप के जूतों की साइज भी पूछेगा, कोई प्रताप के नाई का नाम भी पूछ लेगा। भाई सवाल तो कुछ भी बन सकता है ना। तो ये कभी सवाल थोड़ी बनता है कि वहां पर जब उनको रखा तो उनके संरक्षण में कौन, ऐसा कोई सवाल नहीं होता है। हाँ ठीक है, आपके सेटिस्फिकेशन के लिए जवाब दे दिया है, गोकुल चंद्र मेहता है। हाँ लिखिएगा, एरीनपुरा छावनी के सैनिक एरीनपुरा छावनी के सैनिक औवा के सामंत कुशाल सिंह चंपावत के साथ मिल गए। औवा के सामंत कुशाल सिंह चंपावत के साथ मिल गए। आज गर्मी ज्यादा है क्यों मुझे लग रही है, हैं? आज तो हालत खराब है। लिखो बिठोड़ा का युद्ध। लिखो बिठोड़ा का युद्ध। आज तुम्हारे कैलाश सर की क्लास पहले हो गई? अच्छा, कैलाश सर की क्लास होल्ड करवा देते हैं तुम्हारे।
हैं? बढ़िया है, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात। अच्छी बात इसलिए है कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पहले पढ़ लोगे ना, तो जिस दिन मेरा और कैलाश का सिलेबस खत्म हो जाएगा उस दिन तुम्हारे पास सब्जेक्ट में सुनने की कोई कहानियां नहीं बचेगी। हिस्ट्री और कल्चर दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको हमेशा एंटरटेन करके रखते हैं, और दोनों सब्जेक्ट साथ में चलने का सबसे बड़ा नुकसान होता है कि बाद में हालत खराब हो जाती है, फिर एंटरटेनमेंट जैसा जीवन में कुछ भी नहीं होता है ना। तो दोनों सब्जेक्ट तो साथ में कभी चलने भी नहीं चाहिए। वैसे भी कैलाश सर जयपुर जा रहे हैं क्लास लेने के लिए, तो 10-15 दिन तो तुम्हारे मामला होल्ड रहेगा। लिख दिया? लिख दिया? लिखो, इस युद्ध में, अच्छा सिर्फ हेडिंग ही डाली क्या? ओनाड सिंह पंवार को छोड़ के सारा लिखो। ओनाड सिंह पंवार को छोड़ दो, बाकी सारा लिखो। ऐसे लिखा हुआ ठीक लग रहा है या वैसे की आदत पड़ गई कि ये युद्ध कुशाल सिंह चांपावत तथा कुशल राज सिंघवी व कैप्टन हितकोट के मध्य लड़ा गया? फिर लिख लो। कल संडे तुम्हारे? बढ़िया, छुट्टी है? लिख लिया? लिख लिया? नई लाइन से लिखो, इस युद्ध में जोधपुर का किलेदार, इस युद्ध में जोधपुर का किलेदार ओनाड सिंह पंवार मारा गया। इस युद्ध में जोधपुर का किलेदार ओनाड सिंह पंवार मारा गया। लिख लिया? लिखो बेटा, चेलावास का युद्ध। हाँ हाँ यही है। क्या? हाँ सारा लिख लो जैसा मैंने लिखा है। सुनील जी सर की क्लास कब से आएगी? सुनील सर की क्लास तब आएगी जब तुम्हें हम सब विच्छेद कर देंगे, आधे अलग आधे अलग आधे अलग, तब एंट्री होगी सुनील सर की, है ना। किलेदार राजा ही होता था? नहीं, किलेदार अलग होता था, राजा अलग होता था। मैंने बताया ना, राजा तो तख्त सिंह थे। लिख लिया सबने? लिखो, लिखिएगा, इस युद्ध में जोधपुर का किलेदार, इस युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट, सॉरी मैं वो बिठोड़ा वाला एक चक्कर में लिखा गया। इस युद्ध में जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमेशन का सर काटकर
औवा के किले पर टांग दिया। औवा के किले पर टांग दिया। लिख दिया सबने? आगे बात करूं? अब बात करेंगे तीसरे युद्ध की, जिसको कहते हैं औवा का युद्ध। क्या कहते हैं? जब राजस्थान का कोई भी अंग्रेज अधिकारी यहां लड़ने को तैयार नहीं हुआ तो तख्त सिंह ने अंग्रेज अधिकारियों से रिक्वेस्ट की, और इस बार सेना आई बॉम्बे से। कहां से? कितनी तारीख को? 1858 को। ईयर बदल गया है ना, 8 सितंबर, 18 सितंबर, और आगे की तरफ चल रहे हैं तो 1858। जोधपुर की तरफ से एक आदमी आया था बेटा, जिसका नाम था हंसराज जोशी। क्या नाम है? साथ में अंग्रेजों की तरफ से एक आदमी आया था जिसका नाम था कर्नल होम्स। क्या नाम था? और सामने लड़े थे कुशाल सिंह चंपावत। पर जब कर्नल होम्स ने बल्लाल देव वाली स्टाइल में धोना शुरू किया सबको, तो कुशाल सिंह चंपावत को यह समझ में आ गया कि आज यहां पर रुके ना तो 1857 की क्रांति के शहीदों की सूची में शामिल होंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होना जीवन। और मरना जीवन में सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। कुशाल सिंह चंपावत ने कहा यहां से निकलो, और खुद तो निकल गए और खुद की जगह पर इस युद्ध की जिम्मेदारी अपने भाई को सौंप गए थे, जिनका नाम था पृथ्वी सिंह लामिया। क्या नाम था? जैतारण के पास में एक जगह है लांबिया, वहां के सामंत थे पृथ्वी सिंह। लेकिन साहब उस दिन कर्नल होम्स के सारी शक्तियां कंट्रोल में थी, और इस युद्ध में कौन जीत गया? कर्नल होम्स जीत गया। जब कर्नल होम्स की जीत हुई तो उसने 24 जनवरी 1858 को औवा पर कब्जा कर लिया। कितनी तारीख को? औवा पर क्या कर लिया? अधिकार। इधर से जब कुशाल सिंह चंपावत निकले थे तो एक ठिकाना था बेटा कोठरिया। कौन सा ठिकाना? कोठरिया या कोठारिया दोनों ही लिखते हैं। वहां के सामंत थे जोध सिंह। कौन? उनके पास रुके कुछ दिन। फिर मेवाड़ में एक ठिकाना था सलुंबर। कौन सा ठिकाना? वहां के एक सामंत थे जिनका क्या नाम था? उनके पास रुके कुछ दिनों तक। लेकिन फरारी काटते काटते परेशान हो गए। बोले यार क्या रोज छुप छुप के साथ जीना है, क्या करते हैं अंग्रेज, एक आधी बार फेस करके देख लें। और इन्होंने 8 अगस्त 1860 को नीमच के अंदर आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। सरेंडर किया, अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया, कोर्ट में पेश किया, और अंग्रेज अधिकारियों ने कहा इस आदमी को फांसी दे दो। क्या करो? कभी आप नोट करना, जज के सामने रिकमेंडेशन रखते हैं वकील कि सर इस जघन्य अपराध के लिए इसको फांसी दी जानी चाहिए। तो सारे अंग्रेज कह रहे थे इसको क्या दे दो? फांसी। कुशाल सिंह चंपावत कुछ भी नहीं बोल रहा था। जज ने पूछा आपको कुछ कहना है अपने बचाव में? कुशाल सिंह चंपावत ने कहा साहब हेड भी अपना टेल भी अपना, करोगे तो आपकी मर्जी होगी जो, लेकिन अपन बोलने का मौका दे रहे हो तो 2 मिनट कुछ कहना चाहता हूं। बोल बताओ। इसे चालू आदमी कोई नहीं था दुनिया। कुशाल सिंह चंपावत ने कहा साहब यहां जितने भी अंग्रेज अधिकारी बैठे हैं इनसे पूछो कि आज से पहले जब भी कभी मेरे से मिले मैंने बदतमीजी से बात की है? अंग्रेजों का नहीं।
बोले आज से पहले जब भी कभी मेरे क्षेत्र के आसपास से भी गुजरे हैं तो मैंने स्वागत में एक खातिरदारी में कोई कमी रखी? बोले नहीं। बोले साहब फिर इन साहब से पूछो मेरे से लड़ने आए थे तब मैंने इनको क्यों धोया था? जज ने पूछा वो क्यों मारा तुम्हें? मारा क्या, लड़ने गए थे तो इन्होंने मार दिया मैं। कुशाल सिंह चांपावत ने कहा साहब मेरे से लड़ने आए क्यों थे, क्या काम था इनको? मेरी लड़ाई मेरे राजा से थी, ये आधी रोटी में दाल लेके मेरे से बिना फालतू लड़ने आए तो वहां युद्ध के मैदान में धोख दे के राम रूमी करूं कि अपने आप को बचाऊं? सेल्फ डिफेंस में मारा है साहब। क्यों आए? मेरे से कोई दुश्मनी नहीं थी इनकी। जज ने कहा क्यों गए तेरे? अंग्रेजों ने कहा मरा दिया, सिलेबस के बाहर से सवाल है, पढ़ा ही नहीं हिस्ट्री वाले सर ने। एक होशियार था, उसने कहा साहब हम इससे लड़ने थोड़ी गए थे, हम तो एरीनपुरा वालों से लड़ने गए थे, इन्होंने एरीनपुरा वालों को शरण दी थी ना, इससे बड़ा क्या अपराध हो सकता है? कुशाल सिंह चांपावत ने कहा साहब ये दोगलापन वाला व्यवहार कब छोड़ोगे? अंग्रेजों ने कहा भी क्या बोलेगा? बोले साहब जब कोई मुगल बादशाह बहादुर शाह की मदद ले लेता है तब तो क्रांतिकारियों ने जबरदस्ती मदद करवा ली, जब कोई किसी और से मदद करवा लेता है तब जबरदस्ती मदद करवा ली, और मेरे वाले मैटर में मैंने मदद कर दी। साड़ा कुत्ता कुत्ता और तोड़ा कुत्ता टोमी, गजब आदमी हो यार। अगर सब जगहों से क्रांतिकारी कान पे बंदूक रख के मदद करवा सकते हैं तो क्या वो मेरे घर पे आकर मुझे ये नहीं कह सकते तेरे बच्चों को गोली मारेंगे वरना तू हमारी मदद कर? मैंने मजबूरी में मदद की साहब, सब राजाओं ने भी तो की है ना। अब अंग्रेजों के पास कोई जवाब नहीं, तो बोले इस मामले की जांच कराओ। क्या कराओ? और इस मामले की जांच करने के लिए एक आयोग बनाया गया जिस अंग्रेज अधिकारी का नाम था टेलर। तो इस आयोग का नाम क्या हो गया? टेलर आयोग ने जांच की, टेलर आयोग ने रिपोर्ट दी। टेलर आयोग ने रिपोर्ट में लिखा कि साहब पहली गलती तो अंग्रेजों की है, वो ये कि इनका पंगा जोधपुर वालों से था, अंग्रेज वहां क्या लेने गए? अंग्रेजों ने वापस वही का वही बोला कि साहब हम तो एरीनपुरा वालों के चक्कर में गए थे, बताया तो था। और इन्होंने कहा साहब सब पूरे भारत का डाटा उठाकर देखते हैं तो क्रांतिकारियों ने राजाओं से जबरदस्ती मदद ले ली थी, राजाओं ने किसी ने चला के मदद नहीं की थी, तो हो सकता है मजबूरीवश इनको भी मदद करनी पड़ी हो। इसमें साहब बेनिफिट ऑफ डाउट एम्पायर कॉल, नो डाउट। जिस आदमी ने अंग्रेजों को 2-2 युद्ध में कूटा वो आदमी जेल से बेइज्जत बरी हो गया। कितनी तारीख को? 10 नवंबर को। कितनी तारीख को? बाहर निकलते ही सैनिकों को कहा एक बढ़िया सी रील टेक दो, गाना लगाया, बोल बता किसकी फील्डिंग लानी से तेरा यार जमानत पे आया। मेंशन किया सीधा तख्त सिंह को। तख्त सिंह ने वापस स्टोरी पे ही रिप्लाई दिया, बोले अहुआ नहीं, मारवाड़ की सीमा में अगर कहीं भी कुशाल सिंह चांपावत पग रख देता है तो बिना किसी कार्रवाई के गोली मारने का आदेश है। ये वहां के आया था ना, दुश्मनी अंग्रेजों से नहीं है, मेरे से तो है। इसने खुद ने स्वीकार किया ना वहां कि भाई मेरी दुश्मनी मेरे राजा से है, अंग्रेजों से तो नहीं है। तो अंग्रेजों से बरी हुआ, मेरे से थोड़ी हुआ। कुशाल सिंह चांपावत ने वापस रिप्लाई में लिखा, बोला आर यू श्योर अबाउट दैट? तख्त सिंह ने कहा 100% श्योर हूं, गोली मारूंगा। कुशाल सिंह चांपावत ने कहा मारवाड़ में आएंगे तो मारोगे, आएंगे ही नहीं। कुशाल सिंह चांपावत वापस कभी मारवाड़ गए ही नहीं, उदयपुर में रहा करते थे। और 1864 में इनकी उदयपुर में क्या हो गई, इनके एक बेटे थे देवी सिंह, क्या नाम था? वो अंग्रेजों के पास गए, उन्होंने अंग्रेजों का साहब पापा के अंकल के बीच में तो जो कुछ हुआ वो वही जानते हैं, हम टाबरों की तो क्या गलती है, हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप तख्त सिंह जी से बात करो।
और हमें वापस अपना अव्वा दिला दो। फिर अंग्रेजों ने इंटरफेयर किया, तख्त सिंह को समझाया और इनके बेटे देवी सिंह को वापस अव्वा का क्या बना दिया गया था, सामंत बनाया। ध्यान रहेगी बात। लिखें, युद्ध तुम लिखो, तारीख 24 वाली हमारे पर छोड़ दो, युद्ध युद्ध लिख लो। सर जी जो क्रांतिकारी दिल्ली की तरफ गए उनका क्या हुआ? अभी करेंगे, चिंता मत करो। सारे नहीं गए थे, बाकी तो रुक गए थे कुशाल सिंह चंपावत के पास, कुछ कुछ गए थे। लिख लिया? लिख दिया? लिखिएगा 24 जनवरी 1858 को कुशाल सिंह चंपावत ने सर क्लास की ब्राइटनेस बढ़वाओ, बहुत अंधेरा लग रहा है। बेटा क्लास है, फोन थोड़ी है, यहां ब्राइटनेस कम और ज्यादा थोड़ी होती है। हम रियलिस्टिक दुनिया में है ना, आप लोगों को फोन में दिखते हैं, आप कम और ज्यादा ब्राइटनेस कर सकते हो, हमारी खुद की थोड़ी होती है, बटन थोड़ी लगे हैं यहां, फोन में होगा। बेटा क्या लिखा? 24 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स ने अव्वा पर अधिकार कर लिया। कहां लिखा? पहले कुशाल सिंह चंपावत बोल दिया, लिखो वापस। कर्नल होम्स ने अव्वा पर अधिकार कर लिया। कर्नल होम्स ने अव्वा पर अधिकार कर लिया। हाँ हाँ, कुशाल सिंह चंपावत कैसे करेगा? कर्नल होम्स करेगा ना, जीता वो है, गलती से मुंह से निकल गई। क्या लिखा? कर्नल होम्स ने अव्वा पर अधिकार कर लिया। कर्नल होम्स ने अव्वा पर अधिकार कर लिया। पृथ्वी सिंह लांबियांग को ने, सुनो बेटा, लांबियांग ठिकाना है, वहां के सामंत है जिनका क्या नाम है? पृथ्वी सिंह। लिखिएगा, लिख लिया? नहीं, कल क्या भागीरथ सर को जानते हो कि तुम? उनके पापा के रिटायरमेंट का प्रोग्राम था, तो हम यहाँ से निकलने में 10 बज गए थे, वापस आए तो रात की 3 बज गई थी, है ना। तो फिर वो नींद की कमी है शरीर में। कैलाश जी ने भी गलतियां कर दी। कैलाश जी के तो आज क्लास ही नहीं थी, वो तो सो रहा था दिन में। नहीं, वो तो शेड्यूल अचानक चेंज हो गया था, पर वो तो 11 बजे बाद वैसे भी फ्री हो गए थे। आज 2 बजे तक वैसे भी रेस्ट ही कर रहे थे। मैडम की याद आ रही, जयपुर भेज रहे हैं ना उनको। क्या लिख दिया था? अव्वा पर अधिकार कर लिया। नई लाइन से लिखो, कुशाल सिंह चंपावत ने कोठारिया के सामंत जोध सिंह तथा सलुम्बर के सामंत केसरी सिंह के पास शरण ली।
तथा सलुम्बर के सामंत केसरी सिंह के पास शरण ली। कोटारिया के सामंत जोत सिंह तथा सलुम्बर के सामंत केसरी सिंह के पास, नई लाइन से लिखो, 8 अगस्त 1860 को नीमच में अंग्रेजों के समक्ष, नीमच में अंग्रेजों के समक्ष, नीमच में अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। नई लाइन से लिखो, नई लाइन से लिखो, इसकी जांच के लिए, इसकी जांच के लिए, इसकी जांच के लिए टेलर आयोग का गठन किया गया, जांच के लिए टेलर आयोग का गठन किया गया। टेलर आयोग का गठन किया गया। लिख दिया, टेलर आयोग का गठन किया गया। नई लाइन से लिखो, 10 नवंबर 1860 को जेल से रिहा हुए, 10 नवंबर 1860 को जेल से रिहा हुए। लिख दिया, नई लाइन से लिखो, 1864 में उदयपुर में मृत्यु हुई, 1864 में उदयपुर में मृत्यु हुई। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? अजमेर में कहा? मुख्यालय तो माउंट आबू है। फिर मुख्यालय तो अभी फिर माउंट आबू है। समझे नहीं? पूरे भारत में ही अंग्रेजी है, चाहे अजमेर में है, चाहे नीमच में है, चाहे दिल्ली में है, चाहे बॉम्बे में। कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपराधी सरेंडर करता है अपनी सूटेबल और फेवरेबल जगह पर। आई ना बात समझ में? कई अपने यहां के अपराधी हैदराबाद में जाके सरेंडर करते हैं, नोट किया कभी? अपने यहां का अपराधी असम में जाकर आत्मसमर्पण करता है। कारण है, बहुत सारी चीजें होती है। अजमेर वालों से इतनी तगड़ी दुश्मनी है, अजमेर वाले गिरफ्तार करेंगे कि नहीं करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। एनकाउंटर नाम की एक चीज होती है ना? आपने जिन अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया, उन्हीं के साथ वालों के पास जाके सरेंडर करोगे तो उनमें तो खून है बेटा, वो मारेंगे तुम्हें, तय है। आई बात समझ में? तो सरेंडर करने के लिए हमेशा जो भी क्रिमिनल होता है वो कोई फेवरेबल और सूटेबल जगह देखता है जहां पर उसकी जान को रिस्क नहीं हो। क्लियर? नई लाइन से लिखो। अच्छा, लिख दिया 1864 में उदयपुर में मृत्यु हुई। ठीक है, हेडिंग डालो, औवा के विद्रोह के मुख्य केंद्र। औवा के विद्रोह के मुख्य केंद्र, औवा के विद्रोह के मुख्य केंद्र। सुनिएगा, 2। पहला, कामेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? राजस्थान के सबसे प्राचीनतम मंदिरों का जब भी नाम लिया जाता है, उन मंदिरों में किसका नाम आता है? कहां पर था? औवा में। कहां पर? और दूसरा, सुगाली माता मंदिर।
कौन सा मंदिर? ये भी कहां? अव्वा। कैलाश सर ने कल्चर में बताया होगा या आपने पहले कभी सुना होगा कि जब भी किसी मंदिर के नाम के पीछे स्वर लगता हो, दैट मीन्स वो भगवान शिव। जब भी किसी मंदिर के नाम के पीछे स्वामी लगता हो, दैट मीन्स वो भगवान विष्णु। जितनी भी तीजों के त्योहार है जो तृतीया के दिन सेलिब्रेट किए जाएंगे, उन सभी तीजों पर मां पार्वती की पूजा की जाएगी। जितनी भी चौथे आएगी सारी कृष्ण पक्ष में आएगी, सिवाय एक गणेश चतुर्थी के। ये कुछ रूल है। आप कहीं भी देख लो ना, ट्रांसफार्मर पास में है तो करंटेश्वर महादेव, लाइट के तार हैं तो करंटेश्वर, पिंपली के पास में पिंपलेश्वर। महादेव जी सबसे भोले बाप जी हैं, कुछ नहीं चाहिए, बाबा को जैसे मनाओ वैसे मान जाए। हम जोधपुर वाले तो इतने होशियार है, तारगढ़ चाय पीने गया क्या कोई? तारगढ़ जानते हैं? हाँ, तारगढ़ का जो चाय वाली दुकान के जस्ट सामने बीएसएनएल का ऑफिस है, उसके गेट के बाहर एक शिवजी का मंदिर है। उसके ऊपर वाला बोर्ड पढ़ना, उस पर लिखा हुआ दूर संचारेश्वर महादेव। क्या लिखा हुआ है? दूर संचारेश्वर महादेव। दूर संचार विभाग होता है तो उसको दूर संचारेश्वर कर दिया। डोकरे जीरो एटीट्यूड वाला आदमी है। इसलिए आप देख लो, अपनी जनरेशन में महादेव जी ज्यादा पॉपुलर है, अपन आलसी हैं। अपने को लगता महादेव जी जल्दी मान जाएंगे, है ना? मान जाता है डोकरा लेर में। इसीलिए सारी सुधरी हुई पार्टी महादेव जी के पास। रावण, कंस, हिरण्याकश्यप, भस्मासुर, महिषासुर, सारे जिनकी सिविल रिकॉर्ड खराब है, उन सबको महादेव जी के पास। क्यों? बाबा सोचता बाद में, आशीर्वाद पहले देता है। तो कोई आदमी था, उसकी काम करने की नीयत नहीं थी। कई ऐसे होते हैं ना जो लोग धंधा नहीं करना चाहते, है ना, अपनी भाषा में कहें तो कामचोर टाइप के लोग। तो उस आदमी काम करने की नीयत नहीं थी, लेकिन पड़ोसियों से उसका खून बढ़ता था। यार भरत सर ने गाड़ी ले ली, मेरे पास गाड़ी नहीं है। सुनील सर ने मकान बना लिया, मेरे मकान नहीं है। उस टाइप का आदमी। उसने किसी आदमी से पूछा, यार ऐसा क्या करूं कि ये मेरे से कम पैसे वाले हो जाए? उसने कहा मेहनत कर, पैसे कमा। उसने कहा ज्ञान नहीं चाहिए, ये तो मुझे पता है, कुछ और। तो बोला भगवान से दुआ कर कि कुछ अनहोनी हो जाए। उसने कहा कौन से भगवान से? जो सबसे जल्दी मान जाए वो कंपनी बता। तो उसने कहा महादेव जी बड़े जल्दी मान जाते हैं। भाई बैठ गया तपस्या में और ये सोच के बैठा था कि शाम तक तो महादेव जी मान जाएंगे टाइम। पर कर्म माड़े थे, जिस दिन वो तपस्या में बैठा उसके घंटे भर पहले महादेव जी बैठ गए। बाबा लेयर में लंबा ही बैठता था, पर वो आदमी छोटे छोटे रिचार्ज करता था। 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, ऐसे गिन गिन के अब आधे घंटे में दर्शन देंगे, 15 मिनट में देंगे, यूं कर करके महादेव जी जितने बैठे उतना बैठ गया। क्योंकि टारगेट जब छोटा होता है ना, आदमी जल्दी अचीव कर लेता है। एक यूं सोच लें मन 6 महीना बैठा रहना है तो यूं टाइम लगे। एक यूं सोचे आज 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 यूं काट लिया टाइम। महादेव जी ने दर्शन दिए। महादेव जी ने रिकॉर्ड चेक किया, बोले यार फलानी तारीख से अभी तक बैठा है, भगत मान है। महादेव जी ने कहा बोल बेटा क्या चाहिए? बोले महादेव जी मुझे ही बताना पड़ेगा क्या चाहिए, फिर तो आप रिजाइन दे दो, कुर्सी मैं संभाल लूंगा। भगवान किस काम का? आपको सब पता होना चाहिए क्या चाहिए, उस हिसाब से मामला एडजस्ट करके सेटल कर दो। तो महादेव जी का ये एक शंख है, ये ले जा, इससे जो मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा। वो आदमी रवाना हो गया। पीछे से विश्व के सबसे बड़े जर्नलिस्ट आए, नारद जी। अरे बोले मरवा दिया बाबा, उल्टे काम कर दिए। बोले क्या? बोले पूरी पृथ्वी उजाड़ देगा नीचे जाके। क्यों? बोले तो रिसा बढ़ता है, ये नीचे जाते ही कहेगा उसकी गाड़ी में आग लग जाए, उसका घर पड़ जाए। अरे बोले तू पहले बोलता। महादेव जी का रुक रुक रुक, एक इसमें एक नियम और है। बोले क्या?
बोले इससे तू जो भी मांगेगा ना उसका डबल तेरे पड़ोसी के होगा। यानी तू पड़ोसी के लिए एक मांगेगा तो आधा तेरे को भी मिलेगा, तू तेरे लिए एक मांगेगा तो दो पड़ोसी को मिलेंगे। अब पड़ोसी का आधा मकान पड़ जाए, मकान पड़े तो इधर वाले का आधा पड़े, पड़ोसी को डबल मिलना है। उसने कहा बाप जी वापस रख लो, सोचूंगा 6 महीने कहीं बिना तिनका की नौकरी कर ली, क्या काम का ये। शिवजी का दी हुई चीज वापस नहीं लेता। घर गया, थैली में गांठ देकर ऊपर ठाकने फेंक दिया और लुगाई को कहा बिना पूछे हाथ लगा दिया ना मार दूंगा। अब बंदा जाएगा दुबई, पैसे कमा के लाएगा। लुगाई इनका जा भाई, कोई बुद्धि ठिकाने आई हो तो। ऐसे आदमी जीवन में काम थोड़ी कर सकते। 10-15 दिन में वापस आ गया, बोल पानी सेठ को यो। कामचोर लोगों के लिए सबसे अच्छा बहाना होता है जिसका कोई टेस्ट नहीं है दुनिया में, पानी सेट नहीं हुआ। मुझे लगता है पानी दुनिया में सब जगह छुट्टू हो ही होता है, कहीं एक आधा कार्बन मॉलिक्यूल थोड़ी होता है, पानी तो वही होता है। पर वो नीत की सी बात होती है जी। अब वो उधर जब वो बाहर गया था ना कमाने, तो उसकी लुगाई को लगा कि यार टाबर भूखे मर रहे हैं, घर जर्जर स्थिति में है, पड़ोसी को 2 गुना मिलेगा तो मिलेगा, कम से कम अपनी औलाद तो सोरी रहे, क्या टेंशन पड़ोसी का। उसने बढ़िया एक छोरे के लिए एक फॉर्चूनर बढ़िया बंगलान व्यवस्था कर ली, पड़ोसियों घर के बाहर 4-4। पर महिला मैच्योर थी, उसने कहा यार सबको अपने किस्मत का मिलता है, भगवान ने कुछ सोच समझ के कहा होगा, अपने क्या करना, अपने सुविधा वाला है ना, बात खत्म। वो भाई भी से एक दिन वापस आया और उसने देखा मोहल्ला बदल गया, छोड़ के गांव गया तो बन गया चंडीगढ़। समझ लुगाई मर गई साहब। घर गया, उसने कहा मर गई तू, बोला हाँ। ऐसी क्या जरूरत पड़ी, बोले मेरे टाबर दो रहे थे जी, हम सो रहे हैं। उसने कहा अब देख शहर का जलवा, संकला। उसने कहा भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो। मेरे घर के बाहर 2 मोटे मोटे खाडे होने चाहिए, मैं आधे एक रास्ते तक बाहर जाना चाहता हूं। एक दो एक के फिर भी हड्डियां टूट गई, बच गए, बोले भगवान मुझे कर दो अधमरा। तो महादेव जी की तो गैंग वो है। बाबा आशीर्वाद पहले देता है, सोचता बाद में। वो हिरण्याकश्यप को तो सारे नोट्स दे दिए। विष्णु भगवान ने कहा बाबा दिया क्या, कोई शक्ति काम ही नहीं करी, बोल नए ही कर अब जो करना है। तो अधिक मास बनाया, नरसिंह अवतार लिया, न सुबह न शाम न धरती न आकाश, सारे में बोलता हाँ 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 हाँ, माता मत का तू ठीक है चल निकल, सारों में यहां भर ली उसके। वो भस्मासुर को कह दिया, बोल माथे पे हाथ फेरू खत्म हो जाए, बोल हाँ, बोल चेक कर लू, बोल हाँ, आगे महादेव जी पीछे वो। बाप जी बोले है ना, उनको कुछ भी दे दो वो कैसे भी मान जाए। तो महादेव जी के जहां कहीं जैसी सिचुएशन हो, नाम के पीछे क्या जोड़ दो, स्वर जोड़ दो, और महादेव जी मान जाते हैं। तो अपने ध्यान रखना, नाम के पीछे स्वर जुड़ा हो तो कौन होते हैं, भगवान शिव। सुगाली माता के बारे में कल्चर में पढ़ाया गया सर ने, सिलेबस में नहीं है क्या, लोग देविया। तो मेरे छाती गुटा है, पहले लिखो दोनों नाम, फिर मैं पढ़ाता हूं सुगाली माता। चांदी के घोड़े दागे थे सुगाली माता ने, सॉरी कुशाल सिंह चंपावत ने। क्यों भाई, चांदी के घोड़े चूरू वालों ने दागे थे। यार तुम क्या यूं गधे घोड़े भेड़े कर दे तो सारे, चांदी के घोड़े चूरू से हैं। लिख लिए दोनों नाम, ध्यान रखना। कामेश्वर महादेव मंदिर के बारे में भी आपसे कोई पूछ लेगा कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम मंदिर कौन सा, ऑप्शन में कहीं मिल जाए तो अपने हिसाब से देख लेना। हालांकि इनसे भी पुराने बौद्ध मंदिर है ना, दूसरे सबसे पुराने कोई बैठते हैं तो वो कामेश्वर मंदिर है। बाकी कल्चर में सर बताएंगे, मेरी कॉपी में कुछ भी नहीं लिखना है, पुराना पुराना लिख लिया। बात करें सुगाली माता की, तो सुनो, सुगाली माता औवा के ठाकुरों की आराध्य देवी है। औवा के ठाकुरों की क्या है, देखो कोई भी
जाति होती है या वंश होता है, उसमें दो प्रकार की देवियां होती है। एक देवी कहलाती है कुल देवी, इंग्लिश में अपन कहते हैं बेटा क्लैन डेटी। क्या कहते हैं? क्लैन डेटी। एक कहलाती है इष्ट देवी। क्या कहलाती है? जिनको कहा जाता है आराध्य देवी कह दो या इष्ट देवी कह दो। इंग्लिश में कहते हैं बेटा ट्यूटलरी डेटी। ध्यान रहेगी बात। दो देवियां कौन कौन सी? कुल देवी, इष्ट देवी। इष्ट देवी का और क्या नाम है? आराध्य देवी। समझिएगा, कुल देवी जो होगी वो आपकी वंश की होगी, कभी नहीं बदल सकती। आपके दादा परदादाओं से 100 पीढ़ी पहले भी वही है और आज से 100 पीढ़ी बाद भी वही कुल देवी रहेगी। लेकिन आपके परिवार का कोई व्यक्ति उस क्षेत्र को छोड़कर पर्टिकुलर किसी दूसरे क्षेत्र में चला जाए, वहां की किसी लोकल देवी की पूजा करने लग जाए, वो उसका इष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुल कभी नहीं बदलेगा। इसीलिए नोट करो, कभी याद आया हो आपको दिमाग में, तो राठौड़ों की कुल देवी नागणेशी माता, जबकि मारवाड़ के राठौड़ों की इष्ट देवी चामुंडा माता और बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी करना। इष्ट बदलता है, कुल कभी भी नहीं बदलता। यानी आज मेरी जो कुल देवी है वो मेरे बाद की 100 पीढ़ियों तक वही रहेगी। लेकिन मेरे पीढ़ी का कोई आदमी यहां से जाकर युगांडा में किसी कोई कालिका माता को मानने लग जाए तो वो उनकी क्या हो सकती है? इष्ट देवी। कुल देवी कभी भी नहीं हो सकती। तो ये राठौड़ है चंपावत, तो इनकी सबकी कुल देवी कौन रहेगी? इष्ट देवी कौन? सोगाली माता। फिर मैं बात करूं तो काले संगमरमर से मूर्ति बनी है। कैसी? काले संगमरमर की क्या बनी हुई है? ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति के 10 सिर है। कितने? 54 हाथ है। कितने हाथ है? कर्नल होम्स ने जब इधर कब्जा किया था तो उसने सबसे पहले कहा था सोगाली माता कहां है, उसको लो। साथ ले गए थे। काफी समय तो माउंट आबू में रखा था, अंडरग्राउंड के अंदर पैक कर दिया था। फिर जब उन्हें लगा यार चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता, लोगों के मन की बातें होती है, तो अपने साथ अजमेर ले गए थे। कहां ले गए थे? और अजमेर में राजपुताना म्यूजियम था, जो मैगजीन का दुर्ग था उसको बाद में क्या बना दिया था? राजपुताना म्यूजियम, उसमें रखवा दिया था। जब देश आजाद हुआ तो फिर अहुआ के ठाकुरों ने रिक्वेस्ट की, साहब हमारे माताजी की मूर्ति हमें वापस दे दो। तो भारत सरकार ने कहा साहब हमें जो अंग्रेजों से संपत्तियां मिली है वो भारत सरकार की निजी संपत्ति है, हम आपके लिए इतना कर सकते हैं कि इस मूर्ति को अजमेर की जगह पाली के संग्रहालय में रखा दे, लेकिन आपको वापस तो सौंपी नहीं जाएगी। तो फिर इसको अजमेर के राजपुताना म्यूजियम से हटा दिया और पाली में बांगड़ म्यूजियम है। कौन सी जगह? कहां पर? कौन सा म्यूजियम? वहां पर वर्तमान में रखी हुई है। इज दैट क्लियर? सुन, पिछली जो राजस्थान सरकार थी उन्होंने शायद इस मूर्ति को अहुआ वालों को सौंप दिया है। अहुआ वाले वापस अपने अहुआ ले भी गए पाली से भी, लेकिन अपनी एनसीईआरटी में किसी भी प्रकार का अपडेट नहीं है। तो अपन यही मानेंगे कि वर्तमान में कहां? पाली। आगे बात समझ में? आपको कहीं कोई करंट वारंट की मैगजीन टाइप में लिखा हुआ मिल जाए तो ये बात सत्य है कि स्टेट गवर्नमेंट ने म्यूजियम से अलॉट कर दिए अहुआ के ठाकुरों को, लेकिन अपने अभी तक सिलेबस में ये लाइन ऐड नहीं हुई है। तो अपडेट होगा तब अपन भी लिख लेंगे। अभी तो फॉर योर नॉलेज मैंने आपको बता दिया था। लिखें? लिखो, हेडिंग डालो सुगाली माता। हेडिंग डालो सुगाली माता। हेडिंग डाल दी सुगाली माता। लिखो पहला पॉइंट, अहुआ के ठाकुरों की आराध्य देवी। अहुआ के ठाकुरों की आराध्य देवी अहुआ के ठाकुरों की आराध्य देवी अहुआ के ठाकुरों की आराध्य देवी लिख दिया।
नई लाइन से लिखो। इनकी मूर्ति काले संगमरमर की बनी थी। इनकी मूर्ति काले संगमरमर से बनी थी। नई लाइन से लिखो। मूर्ति के 10 सिर वे 54 हाथ थे। मूर्ति के 10 सिर वे 54 हाथ थे। लिख दिया। नई लाइन से लिखो। अंग्रेजों ने इन्हें अजमेर के राजपुताना म्यूजियम में रख दी। अजमेर के राजपुताना म्यूजियम में रख दी। नई लाइन से लिखो। वर्तमान में इसे पाली के बांगड़ म्यूजियम में रखी है। वर्तमान में इसे पाली के बांगड़ म्यूजियम में रखी। लिख दिया। आगे बात करें। लिख दिया। नई लाइन से लिखो फिर। कवि गिरवरदान ने गिरवन क्यों लिखा? गिरवर। कवि गिरवरदान ने औवा के संघर्ष को भारत की आजादी का संघर्ष कहा। भारत की आजादी का संघर्ष कहा। लिख दिया क्या? कवि गिरवरदान ने औवा के संघर्ष को भारत की आजादी का संघर्ष कहा। हेडिंग डालिए मारवाड़ के अन्य विद्रोही सामंत। मारवाड़ के अन्य विद्रोही सामंत। मारवाड़ के अन्य विद्रोही सामंत। बोर्ड की तरफ देखिएगा। सबसे पहले एक आदमी शिवनाथ सिंह आसोप। शिवनाथ सिंह आसोप। बिशन सिंह गुल्लर। क्या नाम है? अजीत सिंह आलनियावास। कौन? अजीत सिंह आलनियावास। जोध सिंह बागोवा। जगत सिंह तुलगिरी। चांद सिंह बसवाणा। प्रेम सिंह बांता। दो नाम हम पहले पढ़ चुके हैं, कुशाल सिंह चांपावत और पृथ्वी सिंह लांबिया। सुनो,
इन सब का जो सरनेम है वो सब जगहों के नाम है। आसोप, जोधपुर से नागौर जाते हो तो बीच में एक ठिकाना है आसोप। मेड़ता सिटी के पास में रिया तहसील में एक जगह पड़ती है आलनी आवास, ठिकाना था। डेगाना के पास में एक जगह गुलर धाम, ठिकाना है बिशन सिंह गुलर, वहां के सामंत थे। राजपुरोहित, स्पेशली सेवड़ राजपुरोहितों का बड़ा ठिकाना है गुलर, है ना। जैसे मैंने एक और नाम लिखा बांता, पाली का है क्या कोई? सोजत के आसपास का, मारवाड़ के आसपास का गांव है क्या बांता? मारवाड़ के आसपास गांव है बांता, है ना। ठिकाना हुआ करता था उस समय राठौड़ों का। तो ये सारे सामंत हैं। सबसे लास्ट में जो जगह लिखी है वो क्या है? ठिकाना। सबसे इंपॉर्टेंट ऊपर वाले तीनों, शिवनाथ सिंह आसोप, अजीत सिंह आलनियावास और बिशन सिंह गुल्लर, इन तीनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई थी और इन तीनों की जागीरें जब्त कर ली थी। क्या कर ली थी? जागीरें जब्त। तो बिशन सिंह गुल्लर और अजीत सिंह आलनियावास तो शेखावटी चले गए, डाकू बन गए। क्या बन गए? डाकू। डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी, इन्होंने कहा धूड़ चाहिए ही नहीं अंग्रेजों से कुछ। मैं आपको पहले भी बता रहा था कि सामंत वर्ग सबसे ज्यादा नाराज था। शिवनाथ सिंह ने कहा इनके बाप की है क्या जागीर, ऐसे कैसे छीन लेंगे? शिवनाथ सिंह आसोप ने क्या किया, जो एरीनपुरा के कुछ सैनिक थे वो दिल्ली जाना ही चाहते थे। वो बोले कुशाल सिंह चंपावत के साथ नहीं लड़ेंगे, हम तो दिल्ली जाएंगे। तो उनको लेकर यहां से कहां चले गए? दिल्ली। हरियाणा के अंदर दिल्ली के पास में एक जगह है नारनौल, क्या नाम है? वहां पहुंचे थे। एक अंग्रेज अधिकारी था गेराल्ड, क्या नाम था? उस गेराल्ड से लड़ाई लड़ी, गेराल्ड ने हरा दिया, चुपचाप वापस लौट गए। दिल्ली इनको जाने नहीं दिया। वहां से ये वापस कहां आ गए? मारवाड़। यहां जोधपुर के पास एक गांव है बड़सू। कौन सा गांव? यहां पर 35 दिन तक लड़ाई लड़ी। कितने दिनों तक? 35 दिनों तक। सेवट जोधपुर वालों ने कहा तुझे तेरी जागीर वापस चाहिए, हम दे देंगे, तू युद्ध रोक दे। उन्होंने कहा दे दो। तो इनको इनकी जागीर वापस दे दी और इन्होंने लड़ाइयां अपनी बंद कर दी। हेडिंग डालो, शिवनाथ सिंह आसोप। अच्छा, ये लिखना है ना पहले, तो पहले पूरी लिस्ट लिखो फिर हेडिंग डालेंगे शिवनाथ सिंह आसोप। पहले तो सारों के नाम लिखो। सर कामेश्वर महादेव के बारे में नहीं, कल्चर में मैंने सुगाली माता के बारे में भी इसलिए लिखवाया क्योंकि आपके सिलेबस में लोक देवियां नहीं है। तो अगर सिलेबस में लोक देवियां होती तो मैं वो भी नहीं लिखवाता। लोक देवता है ना, तो डूंगजी जमार जी नहीं लिखवाऊंगा मैं। पढ़ा दिए क्या सर ने? अब पढ़ाएंगे लोक देवता। लिख लिया? हेडिंग डालिए भाई, शिवनाथ सिंह आसोप। सर 21 और 23 में से किसको एरीनपुरा का विद्रोह की तारीख माने? 21 आबू का विद्रोह, 23 एरीनपुरा का विद्रोह, दोनों अलग अलग है। हेडिंग डाली शिवनाथ सिंह आसोप। लिखिएगा, नारनौल के युद्ध में
क्या लिखा? नारनौल के युद्ध में अंग्रेज अधिकारी गेराल्ड की सेना से हार गए। अंग्रेज अधिकारी गेराल्ड की सेना से हार गए। लिख दोगे गेराल्ड या लिख के बताऊं? अंग्रेज अधिकारी गेराल्ड की सेना से हार गए। लिख दिया? नई लाइन से लिखो। जोधपुर के समीप बड़सू नामक स्थान पर 35 दिनों तक संघर्ष किया। जोधपुर के समीप बड़सू नामक स्थान पर 35 दिनों तक संघर्ष किया। लिख दिया? आगे बात करूं तो हमने क्रांति में जितने भी सैनिक विद्रोह हुए थे पढ़ लिए, 4 छावनियों के, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरीनपुर। अब अपने को पढ़ने हैं जन विद्रोह। क्या पढ़ रहे हैं? बात करेंगे कोटा का जन विद्रोह। तो सुनिएगा, जिस समय कोटा में विद्रोह हुआ उस समय कोटा के राजा थे कौन? राम सिंह। ध्यान रखना, क्रांति के समय पूरे राजस्थान में 3 राम सिंह थे। कितने? 2 तो थे राम सिंह सेकंड, जिसमें पहला कोटा का और दूसरा जयपुर का। एक था राम सिंह जो था बूंदी का राजा। कहां का राजा? बात करें वापस तो राजा कौन? पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन। कौन? मेजर। विद्रोही वकील जयदयाल। रिशालदार मेहराब खां। रिशालदार रतनलाल और एक आदमी जियालाल। वकील जयदयाल मथुरा के रहने वाले थे। कहां के? और रिशालदार मेहराब खां कहां का? करौली। समझिएगा, देवली का विद्रोह नहीं हुआ क्या सर? अब लो, नीमच वाले विद्रोह के साथ में लिखा आया था ना, देवली छावनी की मैदपुर टुकड़ी उनके साथ जुड़ गई, और कुछ हुआ ही नहीं, इतना ही हुआ वहां। मैं आ रहा हूं वापस अपनी बात पे। वकील क्या होता है? तो देखो, अंग्रेज हमारे यहां आए थे तब अंग्रेजों की सबसे बड़ी दिक्कत थी कि हमारे राजाओं को अंग्रेजों के साथ कम्युनिकेशन करना नहीं आता था और अंग्रेजों को हमारे राजाओं के साथ कम्युनिकेशन करना नहीं आता था। कारण था लैंग्वेज। हमें अंग्रेजी नहीं आती थी, उन्हें हिंदी नहीं, मारवाड़ी। हिंदी क्या होता है? हिंदी आज भी नहीं आती हमें। अगर तुम लोगों को हिंदी आती तो मेरे दोस्त की नौकरी थोड़ी रहती। तुम्हें कंपटीशन एग्जाम में हिंदी पढ़ाई जाती है, इसका कारण यह है कि तुम्हें हिंदी नहीं आती है ना। यह तो विडंबना है कि हिंदी तो फिर भी अपनी भाषा नहीं है, नहीं आती, कोई बात नहीं, हिंदी वालों को भी तो मारवाड़ी नहीं आती। मैं तो कई बार कहता हूं, कई बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश नहीं आती। मैं क्या हो गया? अंग्रेजों को भी तो मारवाड़ी नहीं आती।
ठीक है, अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में शासन किया, उनकी लैंग्वेज थोड़ी ग्लोबल हो गई। अगर हम मारवाड़ी पूरी दुनिया में शासन कर ले तो सबको मारवाड़ी बोलनी पड़ती, इसमें क्या बात है? हम किसी से कम थोड़ी है। उनको हमारे वाली, हमें उनके वाली नहीं आती। लेकिन यह भी तो है बेटा कि मुझे तो तुम्हें राजस्थान की संस्कृति और इतिहास भी पढ़ाना पड़ता है। यह राजस्थान की संस्कृति को सबसे बड़ा नुकसान नहीं है कि राजस्थान के डोमिशियल के बच्चों को वेशभूषा पढ़ाई जाती है, आभूषण पढ़ाए जाते हैं, त्योहार पढ़ाए जाते हैं, तुम्हें तुम्हारे लोक देवता पढ़ाने पड़ते हैं। कितनी बुरी सिचुएशन है। कम से कम यह संस्कृति तो हमें खुद को आनी चाहिए। भाषा का गैप रहता था अंग्रेजों और राजाओं के बीच में, तो अंग्रेजों और राजाओं के बीच में जो मीडिएटर होता था उसे क्या कहते थे? वकील। वकील जो होता है ना, वो एक पद है जो दो लोगों के बीच का मीडिएटर होता है, वो वकील ही होता है। कोर्ट वाला वकील क्या करता है? आपके और जज के बीच में मध्यस्थता। कोई आप दो दोस्त लड़ रहे हो, तीसरा पंचायती कर रहा है, हम नहीं कहते कि ज्यादा वकील बन रहे हैं। यहां पर भी तो वो अंग्रेज और राजाओं के बीच में क्या है? मीडिएटर। तो हम उसे क्या कहते हैं? वकील। रिशालदार, संस्कृत में, हिंदी कम संस्कृत मान लो आप, हिंदी और संस्कृत दोनों डिक्शनरी में एक वर्ड होता है रिशाला। कौन सा वर्ड? रिशाला का मतलब होता है सेना। तो सेना का मालिक, किले का मालिक, थाने का मालिक, आगे बात समझ में? तो सेनापति था जिसका क्या नाम था? रिशालदार मेरा आपका। यहां पर क्रांति हुई बेटा 15 अक्टूबर 1857 कितनी तारीख को? चलो, हुआ क्या? तो जो पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन, कौन? 1857 की क्रांति की देवी, ऑब्वियस सी बात है बेटा, सुगाली माता। और मैंने पूरी क्रांति में कोई और देवी पढ़ाई क्या तुम्हें? वही पढ़ाई, सुगाली माता। फिर भी अगर मन में यूं खुर का रह जाता तो लिख लो, ऐड कर लो भाई एक शब्द, सुगाली माता जहां लिखा है, इन्हें क्रांति की देवी कहते हैं, लिख लो, फिर मन में रह जाएगी तुम्हारे। सुगाली माता लिखी थी, वहां कहीं ऐड कर लो, लाइन लिख लो, इन्हें क्रांति की देवी कहते हैं, और क्या? इन्हें क्रांति की देवी कहते हैं। इतनी छोटी मोटी चीजें तो यूं एडजस्ट कर लिया करो, तो समझ जाया करो कॉमन सेंस से। सुनो, कहां थे हम? मेजर बर्टन कहां से आया? एमपी से, मध्य प्रदेश गया हुआ था। 14 तारीख को कोटा पहुंच गया। कितनी तारीख को? 14 अक्टूबर को। जाते ही वो राम सिंह सेकंड के पास गया और उसने राम सिंह सेकंड को कहा, राम सिंह जी, वकील जयदयाल और रिशालदार मेहराब खान तगड़ी प्लानिंग कर रहे हैं और वो दोनों करेंगे क्रांति, तो आप आदेश दे दो, मैं जाता हूं, दोनों को गिरफ्तार कर लेता हूं। राम सिंह जी का दिमाग खराब है, शर्म नहीं आई तुझे? अब तूने मेरे सबसे दो खास लोग, एक तो मेरा वकील और एक मेरा सेनापति, उन दोनों पर ही कार्रवाई करने का निर्णय ले लिया ताकि मेरे तो कोई खास ही नहीं रहे। यार काय फूट डालो राज करो की नीति है तुम्हारी। और उल्टा राम सिंह सेकंड मेजर बर्टन के गले पड़ गए। तो मेजर बर्टन के उस दिन पार नहीं पड़ी और मेजर बर्टन वहां से निकल गए। यह खबर किसी ने वकील जयदयाल और रिशालदार मेहराब खां को दे दी कि बर्टन पूरी कोशिश में तुम्हारे ताबूत में कील ठोकेगा, अब देख लो तुम्हें क्या करना है। इन्होंने अगले ही दिन 15 तारीख को सुबह सुबह गए मेजर बर्टन के घर। किसके घर? बर्टन को मार दिया सब। किसको मार दिया? बर्तन फोड़ दिया इन्होंने। मेजर बर्टन के घर में इनके दो टाबर थे, एक का नाम था फ्रैंक और एक का नाम था ऑर्थर। क्या नाम था? क्यूट क्यूट अंग्रेजों के टाबर थे, बापड़े डेडी डेडी करते बाहर आए, दोनों को मार दिया। किस किस को मार दिया? अंग्रेजों के टाबर भी फूट रहे होते हैं, सही में फूट रहे टाबर तो अंग्रेजों के ही होते हैं। अपने वाले तो माडे ही, वो फिर खुद के ही घर में हो जाए तो बाहर तो काहे फेंके जाए। कई बार तुम्हारे साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता है, कोई रिश्तेदार की स्टोरी पे रिप्लाई करना ही पड़ता है, सो ब्यूटीफुल, बाकी जीव जानता है भाई साहब इससे बुंडे ढोल का टाबर तो जिंदगी में नहीं देखा। माडा ही क्या करे साहब, आदमी फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ती है।
बाकी यूं लिटरली यूं आप इंटरनेट पे जमाने के लोग हो तो फोटो वोटो देखते हो, फूट रहे टाबर तो अंग्रेजों के ही होते हैं, अपने वाले तो हाँ हाँ, पर तुम इंग्लैंड वाले अंग्रेजों के टाबर देखो ना, तो हमारे तो टाबरों के खूनियां छुली हुई, गोडे फूटे हुए हैं, कभी सीढ़ियों से पड़ जाते हैं, कभी साइकिल में टांगड़ी अड़ा लेते हैं। अंग्रेजों के टाबर तो अंग्रेजों के होते। तो फ्रैंक और ऑर्थर, फिर पास ही में एक डिस्पेंसरी थी। डिस्पेंसरी का मतलब होता है मोहल्ला क्लिनिक, जहां पर दवाई भी मिल जाए, जहां पर इलाज भी हो जाए, उसको क्या कहा जाता है? डिस्पेंसरी। दो डॉक्टर थे, एक का नाम था डॉक्टर सेल्डन, क्या नाम था, और एक का नाम था डॉक्टर क्वांटम। इन दोनों ने हा हुल्लड़ की आवाज सुनी, ये दोनों भाग के छुड़ाने आए और इन दोनों को भी मोक्ष मिल गई। 5 लोगों को मार दिया, मेजर बर्टन, फ्रैंक, ऑर्थर, डॉक्टर सेल्डन, डॉक्टर, मार दिया। अब क्या किया? मेजर बर्टन की जो लाश थी उसको पूरे कोटा में घुमाया। बोले साहब इस डेड बॉडी को कोई कंधा नहीं देगा और मेजर बर्टन का अंतिम संस्कार नहीं होगा। क्योंकि अपने जब कई बार मामले ईगो पे आ जाते हैं तो अपने देने के लिए एक बहुत अच्छा ताना होता है कि तेरी अर्थी को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। अभी फिल्मों में भी तो सुना है। तो कहा मेजर बर्टन को कोई बाढ़ना नहीं चाहिए, या सॉरी दफनाना नहीं चाहिए उनके धर्म के हिसाब से, इसकी लाश सड़ेगी और अगर किसी ने इसके अंतिम संस्कार की कोशिश की तो हम मार देंगे। अब साहब घातक फिल्म में जब कातिया ने कहा था तब तो काशीनाथ बापूजी को लेकर अकेला ही चला गया था, लेकिन इसके तो बापड़े के 2 ही थे, दोनों ही मर गए, इसको कौन लेके जाए? तो बर्टन की लाश वहां पड़ी रही। अब छोरियां कोचिंग नहीं आए, सुबह सुबह 6-7 बजे वाली क्लास में डरे लाश से, टाबर घर से बाहर निकलने बंद कर दिए। तो सब लोग इकट्ठा हुए, राजा के पास गए। राजा का राजा साहब मार दिया, कोई बात नहीं, अब ये लाश वास तो उठवाओ यार, आप राजा हो, आप क्या कर रहे हो? राम सिंह सेकंड ने एक आदमी को भेजा, देवीलाल। किसको? और देवीलाल के पंगा था मेरा अब खां से थोड़ी ऊंच नीच चलती थी, कम बढ़ती थी। देवीलाल आया, देवीलाल ने आते ही वकील साहब को कहा, वकील साहब शर्मानी चाहिए आपको, इतने भले आदमी हो, हम आपकी कितनी इज्जत करते हैं और आप उस नाजोगे के कहने कहने में इतना बड़ा कर गए। ठीक है यार, विरोधी भावना होनी चाहिए, पर मार दिया कोई बात नहीं, पर बापड़े का अंतिम संस्कार तो करना चाहिए। हिंदू धर्म क्या कहता है? जब भी किसी व्यक्ति का उसके धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार नहीं होता है तब तक उस व्यक्ति के जीव को मोक्ष नहीं मिलती। राम सिंह जी ने देवीलाल को यह समझाकर भेजा, देवीलाल ने वहां सारी कहानी बताई। वकील साहब ने कहा, अच्छा देवीलाल जी, जब तक अंतिम संस्कार नहीं होता तब तक मोक्ष नहीं मिलती? बोला हाँ हाँ। बोले मेरा अब कहां, पहले तो देवीलाल के अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर, उनको बाद में देखेंगे। आधा माथा तो फिरा हुआ ही था, ऊपर से देवीलाल ने ज्ञान देने की कोशिश की। ज्ञान दुनिया में किसी को पसंद नहीं होता, और किसको मार दिया इन्होंने? देवीलाल। अब कहा यार ये राम सिंह सेकंड ज्यादा पंचायती नहीं कर रहा है, अंतिम संस्कार कर दो ना, आदमी भेज रहे हैं। गए सीधे राम सिंह सेकंड के पास। किसके पास? और राम सिंह सेकंड को कर दिया नजरबंद। क्या कर दिया? सुनो, जब भी कोई बड़ी पर्सनालिटी होती है उसको इतना इजी गिरफ्तार नहीं किया जाता है ना। उसका कारण है बेटा, जब उस आदमी को आप गिरफ्तार कर लोगे तो जेल में भी तो उसको खतरा है। आपको ये लगता है सलमान खान हो गए, शाहरुख खान हो गए, अक्षय कुमार हो गए, इनको छोटी छोटी बातों से हाथों हाथ 1 घंटे में जमानत क्यों मिल जाती है? बेटा उनको जेल में रखना सरकार के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। भाई जेल में सारे चिंदी चोर है। सपोज करो आज विराट कोहली को किसी बात के लिए जेल हो जाए, कोई आदमी हो सकता है एक जो विराट कोहली से नफरत करता हो इस दुनिया में? हो सकता है कोई?
कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा तो कोई नहीं है जिसका एक भी कोई दुश्मन नहीं हो, एक आधा तो कोई न कोई होता है। और वो आदमी कोई दूसरे अपराध के मामले में जेल जा सकता है। मुझे पता है फलाना जेल में है वो, मैं जाके उसी जेल में भले ही हूं, कोई काम कर दे, थाने में पुलिस वाले तब टोक दे, फिर जेल में चल जाए। जेल में जाकर अंदर भारतीय जेल में हथियार करना, अरेंज करना कोई छोटी बात, बड़ी बात थोड़ी है। आराम से चाकू मार दे विराट कोहली, टंटा खत्म। इसलिए जेल में स्पेशल सेल्स होती है, जैसे आसाराम, सलमान खान भी रहा था जोधपुर में। ये कोई ऐसे नॉर्मल लोगों के साथ थोड़ी रहते हैं, जेल वाले किसी कैदी ने थोड़ी देखा है। इनके बैरक अलग होते हैं, उनमें ये रहते हैं। फिर कई बार जब ज्यादा इमरजेंसी हो जाती है तो इनको क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार। जब गिरफ्तार नहीं करना होता है तो उस केस में इनको नजरबंद करते हैं। क्या करते हैं? इंग्लिश में कहते हैं बेटा हाउस अरेस्ट करना। क्या कहते हैं? यानी वो अपने घर में है, बाहर 4 कांस्टेबल लगा देंगे, तू तेरे घर से बाहर नहीं निकल सकता। उसको क्या कहते हैं? नजरबंद। जैसे कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा, कोई गुंडा होता है, वो घर के अंदर रहता है, बाहर पुलिस खड़ी रहती है। या फिर किसी सरकारी गेस्ट हाउस में, सरकारी बिल्डिंगों में नजरबंद कर देंगे, बाहर कांस्टेबल ले जाएंगे, अंदर वो रह रहा है, तो नजरबंद कर दिया राजा को। अब यार यूं आदमी के जीते जी जिंदगी में लॉकडाउन लग जाए, यूं दो राह आवड़े ना यार, घर से बाहर नहीं निकलने दे। तो राजा जी की बहुत अच्छी बनती थी। कोटा में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है मथुरेश मंदिर। आपको बताएंगे सर कल्चर में, वल्लभ संप्रदाय की 5 पीठें है राजस्थान में। कितनी? नाथद्वारा, कांकरोली, 2 भरतपुर और 1 कोटा। कोटा वाली पीठ का क्या नाम है? मथुरेश मंदिर में जो पुजारी जी थे उनका नाम था कन्हैयालाल गोस्वामी। क्या नाम था? कन्हैयालाल गोस्वामी और वकील साहब के थोड़ी ठीक बनती थी आपस में। वकील साहब बाप जी की बात भी मानते थे, तो इन्होंने कन्हैयालाल गोस्वामी को कहा कि यार राजीपा कराओ, वकील साहब को समझाओ। तो कन्हैयालाल गोस्वामी आए, वकील साहब और मेराब खां को बुलाया, उधर से राम सिंह जी को बुलाया, तीनों बैठे। अब बीच में बैठे बाप जी, इधर बैठे राम सिंह सेकंड, इधर बैठे वकील जयदयाल और मेराब खां। अब बाप जी पहले तो हावी होने के चक्कर में वही बात मेराब खां को सुनाए जा रहे, वकील को सुना रहे, तुमने ये कर दिया, तुमने ये किया, राजा ने तुम्हें बचाया था, उसकी क्या गलती थी। मेराब खां ने कहा बाप जी एक बात कहूं, आप बुरा नहीं मानो। बोल क्या? बोल कल ऐसे ही वो देवीलाल कर रहा था और हम इरिटेट हो गए थे। बाप जी को लगे 2-1 मिनट में गंगा जल बहा देंगे, अभी कोई मतलब नहीं। बाप जी ने कहा नहीं रे, मैं तो प्यार से कह रहा हूं, मेरा हक नहीं है क्या? इतना तो कह ही सकता हूं, तुम मेरे बच्चे जैसे हो। हाँ, मेराब खान का औकात में। अब सही क्या करना है? वकील साहब ने कहा समझौता। ठीक है, बताओ क्या चाहिए? वकील साहब ने कहा इस पेपर पे साइन करा दो। बाप जी ने पेपर लेके राजा को दे दिया। राजा ने पेपर देकर खाली। राम सिंह जी ने कहा खाली है ये? बोला साइन करने हैं तो इसी पे लिख लूंगा मैं मेरे हिसाब से, और नहीं तो गिरफ्तार करेंगे आधे घंटे बाद। उसको लगा नजरबंद में ही मौत आ गई, गिरफ्तार में तो माचर खाए साहब, दो रहा हो ना मामला। जान बची लाखों पाए, उन्होंने उस पेपर पे क्या कर दिए? साइन। वकील साहब ने कहा यार राजा साहब आपको नींद नहीं आएगी कि मैं घर जाके इस पे क्या लिखूंगा, मैं तो खुद वकील आदमी हूं, यही लिख दूं। राम सिंह सेकंड ने कहा सामने लिख दो, बढ़िया रहे। उसने लिखा पॉइंट नंबर 1, मैं कोटा का राजा राम सिंह सेकंड, पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन, उसके 2 पुत्र फ्रैंक व ऑर्थर तथा डॉक्टर सेल्डन व डॉक्टर क्वांटम की हत्या की जिम्मेदारी लेता हूं। पॉइंट नंबर 2, मैं कोटा का राजा राम सिंह सेकंड कोटा के शासन के अधिकार वकील जयदयाल और इशालदार मेराब खां को सौंपता हूं। पॉइंट नंबर 3, मैं कोटा का राजा राम सिंह सेकंड आज से कोटा के राजा के पद पर नहीं रहूंगा तथा कोटा के प्रशासनिक मामलों में किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप नहीं करूं। राम सिंह सेकंड ने कहा तेरे बाप की सोग ने अगला पॉइंट लिख दिया। तो
3 में तो भींटे गोल कर दिए, घर लिख लेना, ले जा। 3 में तो कोई शक्ति नहीं छोड़ी तूने, सब छीन लिया, अब बाकी तेरी मर्जी हो जो लिख लेना। वकील साहब ने कुल मांगे लेकिन 9। कितनी मांगे? और राम सिंह सेकंड से उस पे क्या करवा लिए? अब साहब साइन हो गए राम सिंह जी के। वकील साहब वहां से चले गए। राम सिंह ने फोन किया करौली के राजा को। किसको? और करौली का राजा था बेटा मदनपाल। क्या नाम था? बोला मदनपाल तू है भगवान है, आज भाई कैसे भी करके यहां से बचा के निकाल दे। मदनपाल ने कहा साहब और तो कुछ नहीं कर सकता हूं, हां आपको वहां से बचाकर निकाल दूंगा। तो राम सिंह सेकंड को वहां से बचाकर कौन ले गया? मदनपाल। अब उधर से अंग्रेजों ने अपनी कार्रवाई शुरू की। तो एक अंग्रेज अधिकारी था रॉबर्ट्स, क्या नाम था? वो 22 मार्च 1858 को कोटा आया। कितनी तारीख को? कहां आया? कोटा आया। यहां पर 8 दिन का संघर्ष चला। कितने दिन का? तारीख कितनी? मार्च 1858 को उसने कंप्लीट तरीके से कोटा को क्या करवा दिया? विद्रोह मुक्त करवा दिया। वकील जयदयाल और इशालदार मेहराब खान तो पकड़ लिया था, तोप के आगे बांधकर उड़ा दिया था दोनों को। किस किस को? वकील जयदयाल और इशालदार मेहराब खान को। इस दौरान उनके दोनों के भाई, मेहराब खान का भाई था करीम खान, उसको मार दिया था, और जयदयाल का भाई था हरदयाल, उसको मार दिया था। धरपकड़ चली थी, ये भी शकों के घेरे में आ गए, और ऐसी स्थिति में तो सीधे एनकाउंटर ही होते। इन दोनों को भी मार दिया था। दोनों के भाई भी मारे गए थे, मेहराब खां का भाई और जयदयाल का भाई। अब साहब कोटा की राजकीय सेना, कोटा की 2 सरकारी सेनाएं थी कोटा में। एक का नाम था भवानी पलटन और एक का नाम था नारायणी पलटन। क्या नाम? और दूसरी सेना का नाम नारायणी पलटन। ज्यादा नुकसान हुआ कोटा में सब जगहों से, तो इन्वेस्टिगेशन हुई और दोषी राम सिंह सेकंड को माना गया कि भाई जिस दिन बर्टन ने कहा था उस दिन अगर राम सिंह सेकंड इन सबको गिरफ्तार कर लेता तो इतनी बड़ी समस्या, तो राम सिंह सेकंड की लापरवाही से हुआ तो पनिशमेंट मिलेगी। तो अंग्रेज जो थे वो राजाओं को सम्मान के लिए तोपों की सलामी देते थे। क्या देते थे बेटा? गन सैल्यूट। मध्यकालीन इतिहास में मुगल मनसबदारी देते थे कि जिसकी मनसबदारी जितनी ज्यादा वो राजा उतना ही बड़ा होगा। ठीक उसी प्रकार अंग्रेज तोपों की सलामी देते थे, जिसकी तोपों की सलामी जितनी ज्यादा वो उतना ही बड़ा राजा। जैसे कोई भी मीटिंग जब होती थी तब बैठते ही उसी रैंक से थे, 21 तोपों वाले, 15 वाले, है ना, 13 वाले, 11 वाले, 9 वाले, ऐसे ही बिठाते थे। जिसकी सबसे ज्यादा तोपों की सलामी वो सबसे आगे। जैसे अभी मेवाड़ में जब विश्वराज सिंह का राज्याभिषेक हुआ था चित्तौड़ में, तो आपने अखबारों में और न्यूज में सुना होगा कि किस तोपों की सलामी के साथ राज्याभिषेक किया गया। सम्मान होता है, गन सैल्यूट कहा जाता है। तो सुनना कान खोल के सब लोग, मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान दे के सुनना। राम सिंह सेकंड की तोपों की सलामी, तो राम सिंह सेकंड ने तो अंग्रेजों के खिलाफ ही गया, बर्टन का कहना नहीं माना था। तो राम सिंह सेकंड को तोपों की सलामी मिलती थी 15 से कम करके कितनी कर दी? पहले कितनी मिलती थी? कम करके कितनी कर दी? दूसरा आदमी कौन? मदनपाल, भला आदमी था, राम सिंह सेकंड को बचाकर निकाला यहां से। तो मदनपाल को मिलती थी 13। कितनी मिलती थी? 13 से बढ़ाकर कितनी कर दी? मैंने ध्यान देने का इसलिए बोला था कि तुम्हें लिखवा देते हैं 13 से 17 और 17 से 13। मदनपाल की तो 13 से 17 और राम सिंह की 17 से 13। अरे भाई मैंने लिखवाई है ये,
मैं जो कह रहा हूं मार्केट में जो आधी से ज्यादा किताबें चलती है वहां क्या मिस्टेक है। तो राम सिंह सेकंड की तो सॉरी मदन पाल की तो ये लिखी होती है, और राम सिंह सेकंड की वो कितनी लिख देते हैं 17 से 13, जबकि ध्यान रखना बेटा 17 से 13 नहीं है, राम सिंह सेकंड की तो है 15 से 11 और मदन पाल की है 13 से 17। 13 से 17 वाला खेला सिर्फ मदन पाल का ही है, वो राम सिंह सेकंड में उल्टा कर देते हैं, 17 से 13 इधर कर देते हैं 13 से 17, ऐसा नहीं है। राम सिंह सेकंड की कितनी थी 15, कितनी कर दी 11, मदन पाल की कितनी थी कितनी कर दी 17। लिख दे। ये लिखो सर जयदयाल और मेरा अब कहां को फांसी हुई थी। अरे तो मरे तो है ना, कैसे भी मरे, फांसी दी तो ही मर गए, तोप के गोले से उड़ाए तो ही मर गए। मैंने नोट्सों में लिखवाया क्या तोप के गोले से उड़ा दिया, नहीं लिखवाया, इससे ही लिखाना है, मर गए बस बात खत्म। कैसे मर गए ये एग्जामिनर थोड़ी पूछेगा, बस ये लिखो इंट्रोडक्शन सारा का सारा। लिख लिया, लिख लो कोई बात नहीं, आराम से लिख लो। कल संडे आराम से गाबे वाबे धो लेना तुम, हैं या और कोई काम है तुम्हारे। लिख दिया, लिख दिया। अनिल स्लाइड चेंज करते, लिखिएगा 15 अक्टूबर 1857 को, छोटी है ए छोटू क्या लिखा बेटा, काहे इतना फंसा फंसा के लिखा है। तुझे नहीं लगता मेरा अब खाम मर जाए बापड़े को इसे तपड़े में हैं? मैंने लिखा ऐसे खुला खुला लिख देता है, क्या फर्क पड़ता है? मेरा अब खाम पहले ही मार दिया, यही तो कह रहा हूं। एक बात सुना, सब लोग सुनना अच्छे से। मैं आपको युद्ध लिखाता हूं ना, जैसे आज लिखवाए, तरीका देखा मेरा युद्ध लिखवाने का। उसको लिखवाने का तरीका ऐसा इसलिए है बेटा कि मैं इसको 3 लाइन में लिखवाऊंगा ना तो कभी भी आपकी नजर को ब्लिंक नहीं करेगा, जबकि तुम जब भी कॉपी खोलोगे और तुम्हें वो वर्सेज और बड़ा हुआ सा एक डायग्राम दिखेगा, वो तुम्हारी आईज को अट्रैक्ट करेगा। दूसरी बात, आप कोई भी नोट्स खोल लो, उसमें 4 नाम लिखे हुए कोमा कर करके, और एक 4 नाम लिखे हुए 1 2 3 4, हाईलाइट कौन सा करता? वो जो खुला खुला सा दिखता है ना, वो आपको नोट्स में अपने आप ऑटोमेटिक क्या करता है? ब्लिंक। एक बात हमेशा ध्यान रखना, पढ़ाई सिर्फ याद की हुई याद नहीं रहती है, पढ़ाई कई बार ऐसे भी याद रहती है कि कॉपी के इस कोने में लिखा हुआ था यार, उसके ऊपर घोड़ा भी बनाया था मैंने, फिर वो चीज याद आ जाती है, नजर पड़ती है यार सर ने इंडेक्स बनाई थी, कॉपी के इस साइड लिखा हुआ था। कई बार चीजें याद नहीं होती है लेकिन फंस जाती है।
तो कॉपी में नोट्स इस प्रकार बनने चाहिए कि वो आपकी आंखों को अट्रैक्शन दे। आप चाहे ना पढ़ना चाहो पर नजर पड़े तो आपके दिमाग में कम से कम इतना ब्लिंक जरूर हो जाना चाहिए, अरे ये तो वो कोटा वाला इंट्रोडक्शन है। उससे चीजें आपको क्या हो जाती है, याद हो जाती है। तो नोट्स को बहुत अट्रैक्टिव बनाने की आवश्यकता नहीं है, 4 पेन काम में लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नोट्स को बहुत खुले खुले तरीके से लिखना बहुत जरूरी है, ताकि आप जब भी पढ़ो तो आपकी आंखों में से यूं कॉपी में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े कि ये लाइन कहां है। आप कभी भी देख लेना, किसी भी अच्छे टॉपर्स के जो नोट्स होते हैं वो आपको ऐसे पॉइंट्स में ही मिलेंगे। वो कभी का के की सा से सी जोड़कर हिंदी ग्रामर की प्रैक्टिस नहीं करता है, सीधा पॉइंट टू पॉइंट चीजों को लिखेगा, मैटर खत्म कर देगा। तो वैसे ही थोड़ा सा नोट्स को खुला, अट्रैक्टिव, अपनी आंखों के लिए, दुनिया के लिए जरूरी नहीं है। लिखो 15 अक्टूबर 1857 को क्रांतिकारियों ने पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन, उसके पुत्र फ्रैंक व ऑर्थर अनिल, थोड़ा खूणे में इनको दिखा दे यार, ऑनलाइन वालों को खूणे में वो दिखा देते और तो क्या कर। पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन, उनके पुत्र फ्रैंक व ऑर्थर, उनके पुत्र फ्रैंक व ऑर्थर, लिख दिया, तथा डॉक्टर सेल्डन व डॉक्टर क्वांटम की हत्या कर दी। तथा डॉक्टर सेल्डन व डॉक्टर क्वांटम की हत्या कर दी। लिख दिया, जोर से बोलो, नई लाइन से लिखें। अनिल स्लाइड चेंज करना। क्रांतिकारियों को समझाने आए राजा के प्रतिनिधि देवीलाल को भी मार दिया। क्रांतिकारियों को समझाने आए राजा के प्रतिनिधि देवीलाल को भी मार दिया। लिख दिया, नई लाइन से लिखो। राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर लिया। राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर लिया। लिख दिया, राम सिंह सेकंड को क्या कर दिया, नजरबंद कर दिया। नई लाइन से लिखो। मथुरेश मंदिर के महंत मथुरेश मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने राजा तथा क्रांतिकारियों को मथुरेश मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने राजा तथा क्रांतिकारियों को समझाने का प्रयास किया तथा समझौता करवाया। लिख दिया, तथा समझौता
करवाया। नई लाइन से लिखो, क्रांतिकारियों ने बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी सहित बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी सहित बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी सहित कुल 9 मांगों के मांग पत्र पर राम सिंह सेकंड से हस्ताक्षर करवा लिए। लिख दिया। नई लाइन से लिखो, करौली के राजा मदनपाल ने मदनपाल ने राम सिंह सेकंड की सहायता की। क्या लिखा? राम सिंह सेकंड की। नई लाइन से लिखो, 22 मार्च 1858 को मार्च 1858 को रॉबर्ट्स कोटा पहुंचा। लिख दिया। नई लाइन से लिखो, 30 मार्च 1858 को कोटा को विद्रोह मुक्त करवाया। लिख दिया। स्लाइड चेंज करना अनिल। कोटा को विद्रोह मुक्त करवाया। नई लाइन से लिखना, वही बात है बेटा कि मरेगा तो सही ना बर्टन। एक बात हमेशा ध्यान रखो कि इतिहास में जो ये मारने के तरीके और जो ये युद्धों में होता है ना, भाले से मारा था, तलवार से मारा था, है ना, ये सारी कहानियां हम मास्टरों द्वारा बनाई गई है। जिसको जैसा कहानी का वर्णन करना आता है वो उसको उसी टोन में सुनाता है ना। तुम ये बता दो कि मैंने बर्टन को मार दिया और किसी ने जिंदा छोड़ दिया आगे। कोई गर्दन काट के मार रहा है, कोई कैसे भी मार रहा है, मर रहा है बर्टन। आगे बात समझ में? वो ऑथेंटिक जो किताबें होती है ना, उनमें इतना ही लिखा होता है कि क्रांतिकारियों ने बर्टन को मार दिया। अब वो अपनी अपनी सी स्टोरी टेलिंग होती है। जो जिस फॉर्म में बोलता है वो उस फॉर्म में उसको बता देता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर काटा, अव्वा के किले पर टांका, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। बर्टन के भी सीधे सवाल के जैसे मैकमेशन का सवाल आता था, कैसे आता है? मारवाड़ का कौन सा पॉलिटिकल एजेंट मारा गया? 90% यही आता है। हाँ, एक दो बार आया कि किस पॉलिटिकल एजेंट को मारकर सर अव्वा के किले पर टांग दिया, तो वो एज इट इज पूछ तो क्या रहा है, कौन सा मारा गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहां पहुंच गए थे? विद्रोह मुक्त करवाया। नई लाइन से लिखो, वकील जयदयाल व रिशालदार मेहराब खां को मृत्युदंड दिया गया। लो,
साफा और माड़ा भेज रहा हूं। एक बच्चे ने मुझसे पूछा है कि कोटा में क्रांतिकारी कौन थे मास्टर, ये तो बताया ही नहीं मैंने, सॉरी भूल गया था, अभी बताऊंगा। हाँ, कहां पहुंच गए थे अपन? खां को मृत्युदंड दिया गया। नई लाइन से लिखो, वकील जयदयाल तथा रिशालदार मेहराब खां को मृत्युदंड दिया गया। लिख दिया। नई लाइन से लिखो बेटा, इस दौरान मेहराब खां का भाई करीम खां तथा जयदयाल का भाई हरदयाल भी मारा गया। इस दौरान मेहराब खां का भाई करीम खां तथा जयदयाल का भाई हरदयाल भी मारा गया। लिख दिया। रुका हुई हूं बेटा, तुम्हें छोड़ के कहां जाऊंगा मैं, तुम्हारे बिना मन थोड़ी लगेगा मेरा। लिख दिया। लिखो, राज्य की सेना और तोपों की सलामी। 6 महीने नजरबंद करके रखा था राम सिंह सेकंड को? नहीं बेटा, नजरबंद नहीं किया था। कोटा पर कितने महीनों तक अधिकार रहा था? तो 6 महीने, 15 अक्टूबर 1857 से लेकर 30 मार्च 1858 तक कोटा पर अधिकार कहे तो 6 महीने। राम सिंह सेकंड को 6 महीने में नहीं पकड़ के रखा था। मदनपाल ने राजा की मदद करी तो तोपे बढ़ाई, ठीक है, और राजा की कम करी। ऐसा क्यों किया अंग्रेजों ने? बटन की बात नहीं मानी ना, उस दिन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लेता, इतने लोग नहीं मरते। हाँ, राज्य की सेना और तोपों की सलामी। मेहराब खां के अंडर जो थी, तो कहां जाएंगे? रुकेंगे नहीं क्या? बड़े सर नहीं आ रहे क्या? लिख दिया। लिख दिया। यस बोल रहे हो कि नो बोल रहे हो? लिखो, मदनपाल को अंग्रेजों ने ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि दी। मदनपाल को अंग्रेजों ने ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि दी। लिख दिया। शॉर्ट फॉर्म में बेटा जीसीआई भी लिखते हैं इसको, इतना तो समझते हो तुम? इंडिया, ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में जीसीआई भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी पढ़ेंगे मंडे को, और रुकना है आप लोगों को, है ना? संदीप जी आ रहे हैं।